नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है पुनः हमारे इस वीडियो में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान। इसमें हमारा राजस्थान पुस्तक भाग 1 कक्षा 6 का है। हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे संबंधित। हमारा क्वेश्चन ये था कि सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी। ऑप्शन आपके थे खजांची, राजा, बख्शी और प्रधान। और इसका राइट आंसर होगा बख्शी। ठीक है, बख्शी की जिम्मेदारी क्या होती थी? सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी वो संभालते थे बख्शी। और जो खजांची खजांची जो थे वो राजकोष की जिम्मेदारी संभालते थे। और प्रधान होता था जो मंत्री परिषद रहती थी उसका हेड, जो मंत्री रहता था उसको प्रधान बोलते थे। दूसरा क्वेश्चन ये था, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन थे मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और हरिदेव जोशी। और इसका राइट आंसर है टीकाराम पालीवाल। आइए अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, और वो है चैप्टर 6, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न भी आए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को हम इंगित करने का प्रयास करेंगे। आप भी इसका ध्यान रखें। आपको आवश्यकता हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसके लिए आप अपनी एक नोटबुक लेकर बैठें और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक चीज़ें हैं, वन लाइन पॉइंटर जिसको बोलते हैं ना, बुलेट पॉइंट। ठीक है, वेरी शॉर्ट। आपने पहला पॉइंट लिख लिया, जैसे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उनके नाम लिख लिए। इस प्रकार से अनावश्यक चीज़ें लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, और लास्ट टाइम पे आपको ये चीज़ें याद करने के काम बहुत आएंगे रिवीजन के लिए। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक नहीं, बल्कि यूँ कहें कि ये विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4। और वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है थार का मरुस्थल, जिसको हम उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र भी कह सकते हैं। दूसरा है अरावली पर्वतमाला। तीसरा है पूर्वी मैदान। और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार, जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। आइए अब हम इन 4 भौतिक जो भाग हैं राजस्थान के, इनका अध्ययन करते हैं। पहला जो भाग है वो थार का मरुस्थल। भारत की पश्चिम दिशा सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में, कितने जिलों में स्थित है? 12 जिलों में, और लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61%। 12 जिलों में 61% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ आबादी कितनी रहती है? यहाँ आबादी रहती है राजस्थान की कुल 40% आबादी इस 61% भाग में रहती है। मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व वाला है। पशु घनत्व भी यहाँ है, वर्षा भी होती है, खनिज विविधता भी यहाँ बहुत पाई जाती है, वनस्पति, कृषि और सिंचाई के साधन, और सर्वाधिक जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। यानी विश्व के जितने भी मरुस्थल है, इतनी आपको आबादी में नहीं मिलेगी जितनी यहाँ है। जितने पशु यहाँ है उतने और किसी मरुस्थल में नहीं मिलेंगे। ये इस थार के मरुस्थल की विशेषता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। और जो बालू का स्तूप रहते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में बोलते हैं धोरे। और थार के मरुस्थल को स्थानीय धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि जो है वो घग्गर का मैदानी भाग और अर्ध मरुस्थलीय भाग नागौर की उच्च भूमि तथा अंत प्रवाही क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। यानी हमने थार के मरुस्थल के भी उपभाग बना दिए हैं। ठीक है, एक तो मरुभूमि, मरुभूमि का मतलब है बीकानेर जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, और पश्चिमी जोधपुर का क्षेत्र मरुभूमि में आता है। घग्गर का मैदानी भाग
जो हनुमानगढ़ और गंगानगर और थोड़ा सा बीकानेर का जो क्षेत्र है वो घग्गर नदी का मैदानी भाग कहलाता है। और अर्ध मरुस्थलीय भाग यानी आधा मरुस्थल जो है, जो थोड़ा पठारी जैसा पठारी नुमा स्थान है, जैसे पाली जिले का जो भाग है वो अर्ध मरुस्थलीय भाग में आता है। इसके अलावा नागौर जिले की जो उच्च भूमि है वो भी उसका एक भाग है। और अंत प्रवाही प्रदेश जो जालोर और बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वो अंत प्रवाही क्षेत्रों में विभक्त किए जाते हैं। यानी ये थार के मरुस्थल के उपभाग हैं। अब है दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वत। ये राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी जैसे मान लीजिए राजस्थान है जो है, इसके दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण ये पश्चिम जो दिशा है इससे उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। और ये दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, कहाँ से, गुजरात राज्य के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक, रायसीना हिल्स भी बोलते हैं इसको, रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। कितने किलोमीटर कुल लंबाई है? 692 किलोमीटर। कहाँ से? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से ये स्टार्ट होती है और दिल्ली में रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ी जो है वहाँ तक है कुल 692 किलोमीटर। और इसमें ये लगभग 550 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में पड़ती है। जो राष्ट्रपति जो भवन है, राष्ट्रपति का भवन रायसीना पहाड़ी पर ही स्थित है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग भी है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, यानी पश्चिम जो मरुस्थलीय जो सीमा है उसको आगे बढ़ने से रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। राजस्थान में जो अधिकांश नदियां निकलती हैं वो लगभग यहीं से ही निकलती है, अधिकांश। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां इत्यादि पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बरसात करवाती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वतमाला को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है कि जो मानसूनी हवाएं हैं उनको रोक करके यहाँ बरसात करवाती है। अदरवाइज ये क्या होंगी, ये पश्चिमी हिस्से से निकलते होते हुए पाकिस्तानी क्षेत्र में बरसात करेंगी। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, कितनी है? 1722। कई जगह आपको ये 1727 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसकी जो टोटल ऊंचाई जो है, यानी आप बिल्कुल जो धरातल से लेकर जाते हैं तब जा 27 है, लेकिन तथ्यात्मक दृष्टि से देखें 1722 मीटर ही इसकी ऊंचाई है। आपको याद भी यही रखना है। जैसे गुरु शिखर 1722 सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की। दूसरी है शेर, जरगा और अचलगढ़। इसको मैं थोड़ा एक फार्मूले के माध्यम से लिख देता हूँ। गुरु से जरा आशा, ठीक है, आशा रखो। गुरु से का मतलब गुरु शिखर, फिर इससे छोटी चोटी जो है वो से शेर है, जरा से जरगा है तीसरे नंबर की, आशा से अचलगढ़ है और खो से है खो। इस प्रकार से ये 5 ऊंची चोटियां हैं, क्रम से आपको इस फार्मूले से याद रख सकते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से भी थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसको देखें। आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है पश्चिम में, ये है थार का मरुस्थल। ठीक है,
और इसी एक्चुअल में ये इतना है, यहाँ से है, कहाँ से, ये थार का मरुस्थल है ये पूरा, और ये इसके भौतिक प्रदेश, वो भौतिक उप प्रदेश है थार के मरुस्थल के। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये। और ये जो घग्गर का मैदानी क्षेत्र है, वैसे ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, चूंकि इंदिरा गांधी नहर के आने से इस क्षेत्र में पर्याप्त जल की उपलब्धता के कारण यहाँ खेती बाड़ी भी अच्छी होने लग गई है, लेकिन सामान्यतः ये थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है। दूसरा है, और सॉरी माफ कीजिए, ये तो है ही है, इसका उपभाग है ये, और इसके अलावा ये क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा। और ये जो है भाग, ये है अरावली पर्वतमाला का ये, और ये यहाँ गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट होती है और ये दिल्ली तक यहाँ तक जाती है, 692 किलोमीटर। ये अरावली वाला क्षेत्र है। ये खनिज संपदाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अरावली में बहुत सारे खनिज उपलब्ध हैं इस क्षेत्र में। और तीसरा भाग हो गया ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये यहाँ से बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र से उदयपुर होते हुए ये अजमेर का कुछ क्षेत्र, जयपुर का, और ये अलवर तक विस्तृत है। ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। और इसके बाद है ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको बोलते हैं हाड़ौती का प्रदेश। ये जो प्रदेश है ये हाड़ौती का पठारी प्रदेश है। आपको नक्शे के माध्यम से कुछ समझ में आ गया होगा कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो कितना विस्तृत है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे भौतिक प्रदेश की, पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वो चंबल, बनास और बाणगंगा और इनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? चंबल और बनास। राजस्थान में बहने वाली ये चंबल सबसे बड़ी नदी है, और राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर बनास सबसे बड़ी है। यानी चंबल क्या है, एमपी से निकलती है, तो इसको पूर्ण रूप से राजस्थान की नदी हम नहीं कह सकते। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है, यानी चंबल में मिल जाती है, बनास। बाणगंगा जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदियां हैं जो इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है, और इन नदियों के द्वारा ये विस्तृत मैदान बने हुए हैं जो गंगा के मैदान का ही प्रवाह का मैदान मानते हैं। क्योंकि ये जो बनास है, ठीक है, बनास क्या करती है, जो मध्य प्रदेश से चंबल निकल के आती है उसमें बनास मिल जाती है। ठीक है, ये चंबल में मिल गई। चंबल किस में मिलेगी? उधर दिल्ली क्षेत्र से आने वाली यमुना में मिल जाती है, और फिर यमुना नदी किस में मिलती है? गंगा में मिल जाती है। तो इस संपूर्ण क्षेत्र को गंगा का मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं। जिस प्रकार से हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं, उसी प्रकार से भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करें तो ये गंगा के मैदानी प्रदेश में आता है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला है पूर्वी मैदानी? 23%। ठीक है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नालिया प्रदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो जाता है। नालिया प्रदन यानी जो मिट्टी वगैरह है वो कटती है, तो इस प्रकार की नालियां बन जाती हैं, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी। देखिए, 3 शब्द काम में लिए गए हैं इसके लिए, बीहड़, दूसरा डांग, और तीसरा है उत्खात भूमि। ये समानार्थी पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, के नाम से जाना जाता है इस उबड़ खाबड़ वाले प्रदेश को। ज़्यादातर हम बीहड़ और डांग क्षेत्र के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। एक शायद 2016 या 2018 की जो 3rd ग्रेड की परीक्षा हुई थी रिट वाली, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है उसमें डांग और बीहड़ की जगह केवल उत्खात भूमि का पूछा था कि उत्खात भूमि कहाँ स्थित है, तो आपको चंबल के आसपास उसका राइट आंसर बताना था। कुछ बच्चे क्या किए, उत्खात भूमि आने से ही कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने बीहड़ और डांग शब्द अधिक पढ़ रखा था, तो उत्खात भूमि से वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने ये आंसर गलत कर दिया। तो इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बीहड़, डांग और उत्खात भूमि ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी गलती से हमारे नंबर कट जाते हैं। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है।
राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत भाग है? लगभग 23%, और आबादी 40%। ठीक है। राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में माही और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं जिन्हें माही के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। यानी माही का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको 56 का मैदान भी कहते हैं। अब है राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम कालीय जो उपजाऊ मिट्टी है। यानी ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। देखिए, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, सामान्यतः ये 4 जिले आते हैं इस क्षेत्र में, और इन 4 जिलों में जो फसल उत्पादन है वो बहुत अच्छा फसल उत्पादन होता है। विभिन्न प्रकार के मसाले और बहुत कीमती फसलें, जैसे बात करें हम मसालों में, यहाँ धनिया खूब होता है, लहसुन खूब होता है। ठीक है, लहसुन और धनिया खूब पर्याप्त होता है। और रही बात फसलों की बात करें तो सोयाबीन इस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। ठीक है, और इसके अलावा फलों की बात करें तो इस क्षेत्र में संतरे वगैरह जो नींबू वर्गीय पौधे हैं वो बहुत पर्याप्त अच्छी तरह उग जाते हैं, इसलिए झालावाड़ में सर्वाधिक संतरे के बगीचे हैं। इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर नागपुर भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ संतरा उत्पादन खूब होता है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया पठार, आबू, उदयपुर, राजसमंद में स्थित भोराट का पठार। ये पठारों के नाम हैं, अन्य नाम है। यानी हाड़ौती का पठार तो काफ़ी बड़ा और फेमस है। इसके अलावा छोटे छोटे जो पठार हैं, सिरोही में स्थित उड़िया पठार, आबू, उदयपुर एवं राजसमंद में भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार, उदयपुर और प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रमुख अन्य पठार है जो राजस्थान में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लसाड़िया का पठार बहुत बार पूछा गया है। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? उसमें प्रतापगढ़ ऑप्शन नहीं था, लेकिन उदयपुर उसमें ऑप्शन था। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उदयपुर होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या है, उदयपुर क्षेत्र में फैला हुआ है, प्रतापगढ़ में कम है। तो लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। तो इन पठारों के नाम आप याद करें। अब है जलवायु एवं ऋतु चक्र। देखिए, राजस्थान की जो जलवायु और ऋतुओं का चक्र कैसा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान जो है देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायुयाँ जो है वो उपस्थित है, यानी उपलब्ध है। तो ये कारण है, अक्षांशीय स्थिति, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थिति और अरावली की जो स्थिति है और समुद्र से दूरी, ये ऐसे कारण जिनके कारण जलवायु प्रभावित होती है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु और दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और यहाँ औसत जो वर्षा है वो लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान है जो भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है, यानी इस क्षेत्र में कम बरसात होती है राजस्थान वाले में। देखिए, ये जो राजस्थान का जो नक्शा है इसमें वर्षा के वितरण की स्थिति बताई गई है, वर्षा के वितरण की स्थिति। अब आप इस नक्शे के आधार पर देख लीजिए कि जो ये जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है इसमें मात्र 20 सेंटीमीटर बरसात होती है। इस क्षेत्र में कितनी बरसात होती है? मात्र 20%। और ये बीकानेर, जोधपुर का अधिकांश क्षेत्र और अधिकांश बाड़मेर, इस क्षेत्र में होती है 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक
बरसात। और इसके अलावा फिर गंगानगर का अधिकांश क्षेत्र, बीकानेर का थोड़ा सा क्षेत्र, हनुमानगढ़, ठीक है, चूरू, नागौर, थोड़ा जोधपुर, सिरोही, इस क्षेत्र में होती है 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर बरसात। और फिर है ये 40 से 50 सेंटीमीटर वाला स्थान अरावली के बिल्कुल जस्ट पश्चिम में, यह अरावली क्षेत्र मान लीजिए आप। फिर है 60 से 70% वाला क्षेत्र ये, ठीक। और फिर ये है 70 से 80% वाला क्षेत्र, और उसके बाद ये लगभग जितना भी क्षेत्र बचता है इसमें लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। ये है राजस्थान की वर्षा का वितरण। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। एक तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। अब हम ऋतुओं की बात करते हैं, कौन कौन सी ऋतु किस किस समय रहती है और क्या उसकी प्रमुख विशेषता है। देखिए ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान जो है सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, ठीक है, से भी अधिक तक रहता है। और पश्चिम राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू जिलों में यह 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अधिकांश गर्म प्रदेशों में से एक है। और रेत की क्या विशेषता होती है, ये जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, इसलिए दैनिक तापांतर यहाँ अधिक पाया जाता है। यानी दिन में तापमान अधिक पाया जाएगा तो रात में बिल्कुल कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। यानी गर्मी के मौसम में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू। तो पर्यटन की दृष्टि से गर्मी के दिनों में वहाँ बहुत अधिक पर्यटक जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ ठंडा मौसम उपलब्ध हो जाता है। और देखिए राजस्थान में तो वैसे देखा जाए ना तो गर्मी के दिनों में लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है, इतनी अधिक गर्मी पड़ती है इस क्षेत्र में। और जो रातें हैं गर्मी के दिनों की जो रातें हैं ना, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुत सुहावनी होती है। क्यों? क्योंकि रेत होने से वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो रात को आपको काफ़ी अच्छा और सुहावना मौसम लगेगा, और दिन में बहुत अत्यधिक गर्म। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं, ये स्थानीय नाम है, ठीक है। कभी कभी इनकी गति, यानी इन गर्म हवाओं की जो गति है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इसी ऋतु में होती है, यानी जुलाई से सितंबर के महीने में ही होती है। 90 से 95%। जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है, यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों दिशाओं, यानी दो शाखाएं होती है भारत में, मानसून की दो शाखाएं से इन दोनों से बरसात प्राप्त करती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक बरसात होती है। कौन से मानसून से? बंगाल की खाड़ी से। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि अरब सागर से अत्यधिक बरसात होती है। अब आपके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक का उदाहरण है, एग्जाम में भी आएगा, तो आपको इसी प्रकार की पुस्तकों के उदाहरण ही प्रस्तुत करने पड़ेंगे, जो भी परीक्षा लेने वाली संस्था है उसमें, तो ही वैलिड होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। यानी अरब सागर से तो किस में होती है, दक्षिण राजस्थान में अधिक होती है, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक बरसात होती है। कुछ विद्यार्थी ये मानते हैं कि बंगाल की खाड़ी राजस्थान से काफ़ी दूर है और अरब सागर नज़दीक है, इसलिए हमें यहाँ से ज़्यादा बरसात होती है। ऐसा नहीं है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़, ठीक है। और सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू। स्थान की बात करें तो माउंट आबू, और जिले की बात करें तो झालावाड़ आएगा, ठीक है।
माउंट आबू में लगभग 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक तो पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक हल्के से नक्शे के माध्यम से बता देता हूँ। मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है। तो भारत में जो बरसात होती है वो दो शाखाओं से होती है। आपको ध्यान होगा कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर है, ठीक है। भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश अरब सागर की शाखा से होता है, और एक होता है ये जो बंगाल की खाड़ी है ना, इस बंगाल की खाड़ी से ये इस प्रकार से ये शाखाएं चलती रहती है। और ये जो क्षेत्र है ये हिमालय है। आपको ध्यान होना चाहिए, हिमालय इन मानसूनी हवाओं को रोकता है, ये भारत के इस क्षेत्र में बरसात अधिक करती है। तो ये अरब सागर की जो शाखा इस तरफ से गई, ठीक है, ये केरल से प्रवेश करती है, केरल कर्नाटक वाले क्षेत्र में बरसात करती है। और ये जो हमारा है ये राजस्थान मान लेते हैं हम एक, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र में अधिक बरसात करी, चूंकि अरब सागर राजस्थान के नज़दीक पड़ता है, बंगाल की खाड़ी दूर है। लेकिन क्या है कि ये पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में अरब सागर की जो शाखा है ये थोड़ी बरसात अधिक कर लेती है। उसके बाद इसकी नमी कम हो जाती है। और ये जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये हिमालय के सहारे सहारे, क्योंकि हिमालय इसको आगे बढ़ने नहीं देता है, हिमालय के सहारे सहारे वाले क्षेत्र में बरसात करती हुई फिर ये बाद में राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और अधिक बरसात करती है। और इस प्रकार से ये जो अरब सागर की शाखा है कुछ यहाँ भी बरसात करती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं आती हैं तो ये क्षेत्र में संयुक्त रूप से बरसात करती है, इसीलिए झालावाड़ वाले क्षेत्र में सर्वाधिक बरसात होती है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो सर्वाधिक बरसात करता है राजस्थान में। अब अगली ऋतु है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिम राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण जो तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर उससे भी कम हो जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में और सीकर जिले में, ठीक है, चूरू जिले में और सीकर जिले में, सीकर में भी फतेहपुर जो क्षेत्र है वहाँ माइनस में भी तापमान चला जाता है, और सर्दी के दिनों में तो कई जगह तो पानी भी जम जाता है, इतनी अत्यधिक ठंड पड़ती है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती रहती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव से आने से ठंड अधिक बढ़ जाती है। जो उत्तर भारत कौन सा है? ये जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अत्यधिक बर्फ गिरने से और जो ठंडी हवाएं आती है इस क्षेत्र से, वो प्रभाव, उनका प्रभाव राजस्थान में खूब होता है। राजस्थान में शीतलहर चलने लगती है। अब हम बात करते हैं, देखिए, पश्चिमी विक्षोभ की। भारत में शीत ऋतु में होने वाली बरसात को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। मावठ या पश्चिमी विक्षोभ, मावठ एक स्थानीय नाम है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित, कहाँ से? भूमध्य सागर से। अच्छी तरह ध्यान दीजिए, भूमध्य सागर से जो ये चक्रवात आते हैं वहाँ उसके कारण राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में बरसात होती है। और सर्दी में जो फसलें बोई जाती है, गेहूँ, जौ, चना इत्यादि और सरसों, उसके लिए बहुत लाभदायक ये मावठ रहती है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो मावठ होती है वो अरब सागरीय चक्रवातों से बता देते हैं। अरब सागर चक्रवात नहीं, बल्कि भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से जो बरसात होती है उसको हम पश्चिमी विक्षोभ, चूंकि पश्चिम दिशा से आती है इसलिए पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। और अब अरब सागरी जो मानसून की शाखा है वो दक्षिण पश्चिम से आती है, वो इस दिशा से आएगी। और ये किधर से आएंगी? सर्दी में होने वाली जो चक्रवात है या जो बरसात होती है वो भूमध्य सागर से। अब है अकाल और मरुस्थलीकरण। देखिए, अकाल और मरुस्थलीकरण का राजस्थान से चोली दामन का साथ है। राजस्थान में अक्सर अकाल पड़ता ही रहता है, ठीक है। इसके कारण क्या क्या है? वर्षा का सामयिक होना, सामयिक का मतलब होता है एक निश्चित समय में होना, बहुत कम होना, अनिश्चित होना, कभी अधिक कभी कम। इस बार आपने देखा होगा कि राजस्थान में इस बार पर्याप्त बरसात हुई है, अच्छी बरसात हुई है। और चूंकि झालावाड़ वाले क्षेत्र में यानी हाड़ौती वाले क्षेत्र में थोड़ी कम बरसात हुई है, लेकिन इस बार पूरे ओवरऑल देखें
तो पूरे राजस्थान में अच्छी बरसात हुई है। तो ये एक प्रकार से अनियमित भी हो गई, यानी कभी अच्छी हो गई कभी कम हो गई। इस बार अच्छी हुई तो अगली बार हो सके कम हो जाए। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी और मनुष्यों के लिए अनाज और पेयजल की कमी की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं, कुछ तो प्राकृतिक है और कुछ क्या है, मानवीय कारण है। हमने पेड़ पौधों को खूब काट दिया, जंगलों का दोहन कर लिया, जिसके कारण बरसात कम होती है। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं दो। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है, यानी कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है। ऑप्शन है अरावली पर्वत, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदान, तीसरा है थार मरुस्थल और चौथा है हिमालय पर्वत। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, दूसरा है एवरेस्ट, तीसरा है जरगाजी और चौथा है कंचनजंगा। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले के आधार पर आप राजस्थान की 5 चोटियों के नाम याद रख सकते हैं क्रम से कि कौन सी